एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं ज़रा। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज यानी बीसीएस या बीएससीएस कंप्लीट किया हुआ है कॉमसेट्स लाहौर से। और मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है। मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ 2023 में। मैं नवंबर चल रहा है, मैं नवंबर में ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है। अब मैंने क्योर एमडी में हायर होना है एज ए एसक्यूए। मैं बताता चलूँ, हमजा एसक्यूए इंजीनियर काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में क्योर एमडी के डिपार्टमेंट में। अब मैं एसक्यूए की फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं कैसे हायर हो सकता हूँ क्योर एमडी में? अच्छा, इसमें बेसिकली क्यूआरएमडी के दो तरीके होते हैं हायर होने के, और जिसमें से एक तरीका ये होता है कि अगर आप तो एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं या डायरेक्ट जॉब पे आ रहे हैं, जो कि जिस तरह मैं आया हूँ वो होता है जिस तरह आपकी कोई भी जॉब पोस्टिंग हुई हुई है careers.qrmd पे आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सारी जॉब पोस्टिंग्स मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर क्यूए की जॉब अभी ओपन है तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इनका एक बूट कैंप प्रोग्राम चलता है जिसके थ्रू ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर लास्ट सेमेस्टर वालों को इनटेक करते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं उनमें इनटेक करते हैं, और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके हिसाब से परफॉर्म करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं कि आप इनके क्यूए में हायर हो जाएं। तो बेसिकली ये दो तरीके हैं, और मैं डायरेक्ट जॉब पे आया हूँ तो मैं एक्सपीरियंस पे हूँ। ठीक है, आप 2020 के ग्रेजुएट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस था, आपने अप्लाई किया थ्रू लिंक्डइन के थ्रू, वेबसाइट अप्लाई किया था आपने? अच्छा, मैंने इनको रीच आउट लिंक्डइन के थ्रू किया था, फिर इन्होंने मुझे अपना वो जॉब की जो लिंक थी वो शेयर कर दी वेबसाइट की, और फिर मैंने वहाँ जाके अपना वो अप्लाई किया, फॉर्म वगैरह फिल किया, और उसके बाद मुझे विद इन अ वीक कॉल भी आ गई, और मेरा इंटरव्यू भी स्केड्यूल हो गया था बिकॉज मेरी सीवी क्वालिफाई कर रही थी। तो इट वर्कड आउट वेल। चलें, जबरदस्त। अच्छा, इसमें मेरा बूट कैंप से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने तो चलें BScs किया हुआ था, अब आपको पता है पाकिस्तान में आईटी की जॉब्स हैं, दूसरे शोबों में इतनी जॉब्स नहीं हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा इस चीज़ से रिलेटेड है कि सपोज करें कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड सीएस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन होते हैं, आपको C++ पढ़ाई जाती है, आप आगे जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी। तो उसके बारे में बताएं, क्या वो लोग बूट कैंप में आ सकते हैं? ठीक है, और बूट कैंप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें कितने लोगों को वो हायर करते हैं एट अ टाइम, और उनके आप अगर हमें बता सकें तो यहाँ पे हम कोशिश भी करेंगे कि कनेक्ट करने के लिए उन लोगों से जो बूट कैंप के थ्रू हायर हुए हैं। ठीक है, अब अगर हमें बता सकें कि वो बूट कैंप के थ्रू हायर होते हैं, वो कितने लोग हायर होते हैं, ठीक है, और उनके आगे जजमेंट क्राइटेरियाज क्या है, उनको वो कैसे जज करते हैं, ये आप ले लें माइक। ओके, सो बूट कैम्प में बेसिकली ये सीन होता है कि अभी नॉर्मली हो रहा था कि इन्होंने स्टार्ट किया था अराउंड 2 years अगो, और उसमें पहला बूट कैम्प था, उसमें अराउंड इनटेक थी 450 की। 450 स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो कि सीएस का बैकग्राउंड नहीं रखते लेकिन सीएस के बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, यानी क्यूए हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, इस तरह की चीज़ें। फिर वो उनको इनटेक होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से इनटेक की जाती है, और अगर आप लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। फिर जैसे ही आप आ जाते हैं बूट कैम्प में तो अराउंड 1 से 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्योर एमडी को आपकी कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लेटेस्ट हमने बूट कैम्प किया था उसमें 1 मंथ के अंदर हायरिंग हो गई थी, लेकिन जो इनिशियल बूट कैंप थे जो 2 साल पहले से स्टार्ट हुए थे या 1 साल पहले थे उसमें 3 मंथ्स लग रहे थे। अब उसमें होता क्या है, बूट कैंप का प्रोसेस ये है कि इनके बूट कैंप्स आते हैं लिंक्डइन और वेबसाइट पे इनकी लाइव हो जाते हैं। आप वहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई होने के बाद अगर क्वालिफाई कर रहे हैं आप, तो क्वालिफाई करके आपने मतलब इन हो जाना है। और इन जब आप हो गए हैं तो उसके बाद जो भी आपको टाइम पीरियड लगेगा 1 से 3 मंथ्स का, उसमें आपको पहले तो इनिशियली सिखाया जाएगा, आपकी लर्निंग होगी। अगर तो आप सीएस का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है आपको, तो आपको वहां से भी उसमें भी फैसिलिटेट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें फर्दर जो है ना उसको आपको प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। प्रोजेक्ट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो आप डायरेक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, बिकॉज डेवलपर्स आर द टॉप टीयर। उसके बाद अगर आपकी लेट से डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं है जिसकी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिर भी, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है तो आपको ये ऑफर करते हैं कि आप एनालिसिस साइड, या अगर आपका इंटरेस्ट क्यूए में है तो आप जा सकते हैं। तो नॉर्मली 1 से 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है, लेकिन अगर अर्जेंसी हो तो ये 1 मंथ में हायर कर लेते हैं, अदरवाइज ये 2.5 से 3 मंथ्स ये ले लेते हैं। उसके अलावा अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछें। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या जीपीए को ये कंसीडर करते हैं? ठीक है, और अगर कंसीडर करते हैं, वही बात आती है, डज जीपीए मैटर? अगर इस हायरिंग प्रोसेस में, क्योर एमडी के हायरिंग प्रोसेस में डज जीपीए मैटर? तो ये एक बड़ा बस वर्ड है, ज़रा इस पे कमेंट कर दें कि बूट कैंप में जीपीए मैटर करता है और डायरेक्ट हायरिंग जो होती है उसमें जीपीए मैटर करता है, ज़रा दोनों को डिस्कस कर दें।
अच्छा, सो इसका अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं तो यस, जीपीए डज मैटर। और ये जीपीए तकरीबन हर जगह ही मैटर करता है। इवन आप छोटे सॉफ्टवेयर में जाएंगे वहां पे भी मैटर करता है। इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग या थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम इस तरह से रख लेते हैं कि पहली चीज मैटर करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2.5 सीजीपीए है और आप फास्ट से ग्रेजुएट हैं तो वो उसकी वैल्यू काफी हाई है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका 3 जीपीए है और आप किसी बहुत ही अनकॉमन यूनिवर्सिटी से हैं, अनपॉपुलर यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो शायद वो 3 की उतनी वैल्यू ना हो जितनी वो 2.5 की है। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी चीज ये है कि एक इनका थ्रेशोल्ड जरूर होता है, यानी अब 2.4 या 2.5 पे ये लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत बिलो एवरेज में चला जाता है। तो एक थ्रेशोल्ड जरूर होता है, लेकिन ये नहीं है कि 3 और 3.7 वाले में ज्यादा फर्क होगा। 3 वाले को भी ये कंसिडर करेंगे, 3.7 को भी कंसिडर करेंगे। एक एवरेज या अबव एवरेज जीपीए होना जरूरी है। और सीएस बैकग्राउंड और नॉन सीएस हो दोनों। सेम टाइम पे बूट कैंप में भी इनकी प्रायोरिटी यही होती है कि ये अच्छे स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि इनटेक कितनी है और उसके अलावा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो अक्सर जरूरी नहीं है कि जीपीए बहुत हाई हो तभी ये कंसिडर करेंगे। नॉर्मल जीपीए पे भी आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद ना रखें। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त हैं सिकंदर रहीम जो कि एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं क्यूआरएमडी में। सिकंदर, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है। सिकंदर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या और आप क्यूआरएमडी में कैसे हायर हुए थे। मैंने यूआईटी लाहौर से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है और मैं क्यूआरएमडी में हायर हुआ था इन 2022 एज ए ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनका एक प्रोग्राम है रीस्किलिंग प्रोग्राम, जिसमें ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स को ट्रेन करते हैं फॉर 3 मंथ्स। जो भी इनका टेक स्टैक यूज़ हो रहा है यहाँ पे ASP.NET के ऊपर, C# के ऊपर। और इन बेसिकली रीस्किलिंग में ये आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाते हैं, जिसमें बैक एंड, फ्रंट एंड और DB सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो इसमें बैक एंड के ऊपर ASP.NET और C# सिखाते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और रिसेंटली अभी इन्होंने क्यूआरएमडी में पूरी एंगुलर इंटीग्रेट की है। इनका 11x प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें क्यूआरएमडी के अंदर जो हमारे फ्रंट एंड के पेजेस हैं उनको एंगुलर के अंदर कन्वर्ट करें। तो एंगुलर भी एक बहुत अच्छा टेक स्टैक है। और DB में ये यूज़ करते हैं MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL। इसके अलावा अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है या फिर आपको पाइथन में प्रोफिशेंसी है, तो AI टीम्स भी है यहाँ पे और दूसरी टीम्स भी हैं, डेटा रिलेटेड टीम्स, जहाँ पर पाइथन लैंग्वेज भी यूज़ होती है। क्यों? अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब इनका कोई 11x एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसमें ये अपने पेजेस को, फ्रंट एंड के पेजेस को एंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एंगुलर आती है, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, सिर्फ मुझे एंगुलर आती है, क्या मैं हायर हो सकता हूँ या मुझे बैक एंड की लैंग्वेज भी सीखनी है जो कि .NET आएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल, इस पर ज़रा कमेंट करें। अगर आपको सिर्फ दैट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है। अगर तो आपको फुल स्टैक की तरफ इंटरेस्ट है तो फिर आपको सिर्फ फ्रंट एंड नहीं आनी चाहिए, आपको बैक एंड भी आनी चाहिए। और अगर आपको एंगुलर आती है और आप फुल स्टैक में आना चाहते हैं तो आपको C# या फिर ASP.NET जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर इंटरेस्ट है, तो अगर आपको एंगुलर आती है तो यू कैन बी हायर्ड एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। ये हाउ इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डिफरेंट फ्रॉम ए प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एक फ्रेश ग्रेजुएट को किस तरफ जाना चाहिए जो उसके लिए फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी जो है उसमें बेसिकली ऐसे होता है कि आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं या नेशनल क्लाइंट्स होते हैं। वो आपको एक रिक्वायरमेंट बताते हैं अपनी कि उनको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन चाहिए। वो रिक्वायरमेंट आप उसको एनालाइज करते हो, उसके ऊपर आप देखते हो कि इसके ऊपर क्या क्या बिजनेस रूल्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और फिर आप डेवलपमेंट टीम से उनके साथ डिस्कशन करते हो कि क्या ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस हो उसके लिए। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है इसमें हर चीज़ के लिए आपके पास डिफरेंट टीम्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आपकी जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करती है वो टीम डिफरेंट है। फिर क्लाइंट आपकी इंटरेक्ट करती है बिजनेस एनालिसिस टीम के साथ, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सारा एनालाइज करती है और फिर वो बाद में आपके पास रिफाइंड चीज़ों को लेकर आती हैं डेवलपमेंट टीम के पास, जो कि हम लोग हैं। और फिर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं कि क्या वो चीज़ पॉसिबल है भी, या अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर पॉसिबल है तो इसका कोई बेहतर तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का या इसको अप्लाई करने का। तो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में ये होता है कि आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द क्लाइंट होते हो
और उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो आपके इंटरनेशनल होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती हैं और आप जो है जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आपका मेन फोकस जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर होता है। आपके पास चीज़ें जो है वो काफ़ी रिफाइंड फॉर्म में आ रही होती हैं, आपने उसको टेक्निकली देखना होता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या ऐसा कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है या नहीं है। तो बोथ ऑफ देम हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, दैट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पर है या आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कौन कौन सी कंपनीज ऑफर कर रही हैं पोजीशंस। अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में हमें देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर दे फील देयर, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं होता। प्रेशर आई थिंक दोनों जगह पर इक्वली होता है। वहाँ पर ये होता है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ में कि आपके पास जो क्लाइंट्स के साथ जब आप बात कर रहे होते हो तो आपके पास चीज़ें जो है वो काफ़ी मतलब क्योंकि आप एज ए बिज़नेस एनालिस्ट नहीं होते हो, आप एज ए डेवलपर होते हो और आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते हो जितना एक बिज़नेस एनालिस्ट समझ सकता है। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स को सही नहीं समझते हो और उनको अप्लाई करते हो तो उस बात पे फिर आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। यस, आप सही तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाते हो। यहाँ पर प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस होती हैं, तो उनका प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है। लेकिन ये है कि आपके पास यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ वेल स्ट्रक्चर्ड है, डिप्लॉयमेंट्स की अलग टीम है, डेवलपमेंट अलग